Hi everyone, welcome back to my YouTube channel AG History Companion. So in this video we are going to cover source based questions of chapter 2 Kings, Farmers and Towns, Early States and Economies. तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है वो या फिर MCQs फॉर्म में आते हैं या फिर पैराग्राफ फॉर्म में आते हैं, मतलब टू मार्क्स के आंसर्स लिखने होते हैं या 1 मार्क्स के। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल समझ ही नहीं आएंगे, बट एक बार सोर्स का जो सोर्स गिवन है उसका कंसेप्ट पता हो तो हम बाकी के चैप्टर से रिलेट कर सकते हैं उसको, तो फिर हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व करना। तो वही मैं आपको कंसेप्ट बता दूंगी। क्वेश्चंस तो भाई कहीं से भी आ सकते हैं, MCQs भी आ सकते हैं, 1 वर्ड भी आ सकते हैं, तो क्वेश्चंस तो कितने भी बना लो कितने भी बन जाएंगे, लेकिन बस आपको मेन फोकस किस पे होना चाहिए कि आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। और वो कंसेप्ट मतलब शॉर्ट डिटेल्स, मतलब एक टाइप समरी टाइप मैं आपको सारे सोर्सेज करवा रही हूँ इस वीडियो में। सो वॉच टिल एंड। आवर फर्स्ट सोर्सेज वट द किंग्स ऑफिशियल डिड, जो किंग के ऑफिशियल थे वो क्या क्या करते थे। हेयर इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ मैगस्थनीज, मैगस्थनीज का अकाउंट था इंडिका, उसमें से एक्सर्प्ट लिया गया है, तो वो एक बार स्टडी कर लेते हैं। और वो ये बताता है कि किंग्स ऑफिशियल्स क्या क्या करते थे। ऑफ द ग्रेट ऑफिसर्स ऑफ स्टेट सम सुप्रिटेंड द रिवर्स, मेजर द लैंड as is done in Egypt, and inspect the sluices by which water is let out from the main canals into their branches, so that everyone may have an equal supply of it. ऑफ द ग्रेट ऑफिसर ऑफ स्टेट, जो स्टेट के ग्रेट ऑफिसर्स थे उसमें से कुछ सुप्रिटेंड द रिवर्स, क्या करते थे, रिवर्स के कामों को देखते थे, कुछ लैंड वगैरह को मेज़र करते थे जैसे इजिप्ट में मेज़र किया जाता था। एंड इंस्पेक्ट द स्लूइसेस बाय विच वाटर इज़ लेट आउट फ्रॉम द मेन कैनाल्स इनटू ब्रांचेस, जो मेन कैनाल होता है उसमें से वाटर जाता है ना ब्रांचेस में, तो वहाँ पे गेट्स लगे होते हैं, दैट इज़ नोन एज स्लूइसेस। उनको स्लूइसेस बोला जाता है, जहाँ से मेन कैनाल से ब्रांचेस में वाटर फ्लो करता है वहाँ पे गेट्स ओपन होते हैं तो भी फ्लो करता है, बंद करते हैं तो वाटर फ्लो नहीं होता है, तो दैट स्लूइसेस आर गेट्स। सो कुछ को ये काम भी होता था कि वो स्लूइसेस वगैरह इंस्पेक्ट करते थे कि भाई गेट सही है या नहीं, सो दैट एवरीवन मे हैव एन इक्वल सप्लाई ऑफ इट, ताकि सभी को इक्वल वाटर का सप्लाई मिले। द सम पर्सन्स हैव चार्ज ऑल्सो ऑफ द हंट्समैन, और सेम पर्सन्स हैव चार्ज ऑल्सो द हंट्समैन का भी ध्यान रखते थे, एंड आर एंट्रस्टेड विद द पावर ऑफ रिवार्डिंग और पनिशिंग दैम अकॉर्डिंग टू देयर डेजर्ट्स। तो और उनके पास ये पावर भी होती थी कि अगर उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है तो उनको रिवॉर्ड दें ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिले, और कुछ गलत काम किया है तो उनको पनिश भी कर सकते हैं ताकि बाकी लोग गलत ना करें अकॉर्डिंग टू देयर डेजर्ट्स, मतलब उनकी गलती या उनकी अच्छी काबिलियत वगैरह के हिसाब से। दे कलेक्ट द टैक्सेस, और वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे। एंड सुप्रिटेंड द ऑक्यूपेशंस कनेक्टेड विद लैंड, और जो लैंड से कनेक्टेड जो ऑक्यूपेशंस होते थे उनको भी वही देखते थे, सच एज वुड कटर्स और कारपेंटर्स, ब्लैकस्मिथ्स एंड माइनर्स। तो ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। इसमें सिर्फ यही बताया है कि किंग्स के ऑफिशियल को क्या क्या काम होता था। रिवर्स देखते थे, लैंड देखते थे स्लूइसेस, हंट्समैन, रिवॉर्ड, पनिश, टैक्स वगैरह कलेक्ट करना, और ऑक्यूपेशंस रिलेटेड विद लैंड लाइक वुड कटर्स, कारपेंटर्स एंड ब्लैकस्मिथ एंड माइनर्स। Why were officials appointed to supervise these occupational groups? अब ये क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओ कि ऑफिशियल्स को अपॉइंट क्यों किया जाता था कि वो सुपरवाइज करे ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स को, क्योंकि भाई ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स में भी थोड़ा ट्रस्ट वगैरह होना चाहिए कि भाई जो भी काम हो रहा है ढंग से हो, और ताकि कारपेंटर्स को पेमेंट टाइम पे मिले, ब्लैकस्मिथ्स को, मतलब सभी की पेमेंट भी टाइम पे मिले और सब लॉयल्टी के साथ काम करें और किंग के अंडर भी रहें।
नेक्स्ट वन इज़ कैप्चरिंग एलिफेंट्स फॉर द आर्मी। अब आर्मी के लिए एलिफेंट्स को कैसे कैप्चर किया जाता था। द अर्थशास्त्र लेज डाउन माइन्यूट डिटेल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। जो अर्थशास्त्र है उन्होंने कुछ थोड़ी बहुत डिटेल्स बताई हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस में। तो उसमें से एलिफेंट्स के बारे में क्या बोला गया है वो यहाँ पे दिया गया है। गार्ड्स ऑफ एलिफेंट फॉरेस्ट असिस्टेड बाय दोज हु रियर एलिफेंट्स। मतलब जो एलिफेंट्स फॉरेस्ट के जो गार्ड्स अपॉइंट करते थे उनके असिस्टेंट कौन होते थे, मतलब उनको असिस्ट कौन करता था। असिस्ट बाय दोज हु रियर एलिफेंट्स, मतलब जो एलिफेंट्स रियरिंग जानते हो। दोज हु एनचेन द लेग ऑफ एलिफेंट्स, मतलब जो एलिफेंट की लेग्स पे चेन वगैरह मतलब बांध के उनको कंट्रोल में कर सके। दोज हु गार्ड द बाउंड्रीज, जो बाउंड्रीज वगैरह गार्ड कर सकें। दोज हु लिव इन फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट में रहते हों। एज वेल एज बाय दोज हु नर्स एलिफेंट्स, या फिर जो एलिफेंट्स को नर्स करते हो। तो 5 चीज़ें हैं। दोज हु रियर एलिफेंट्स, दोज हु एनचेन द लेग्स ऑफ एलिफेंट्स, दोज हु गार्ड द बाउंड्रीज, बाउंड्रीज वगैरह को गार्ड करते हों फॉरेस्ट की। दोज हु लिव इन फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट में रहते हों। एज वेल एज बाय दोज हु नर्स एलिफेंट्स, क्योंकि ये 5 ही जानते हैं, एलिफेंट्स वगैरह की नॉलेज ज़्यादा होती है इनको। with the help of 5 or 7 female elephants to help in tethering wild ones। तो कुछ 5 और 7 फीमेल एलिफेंट्स की हेल्प से वो क्या करते थे, जो वाइल्ड एलिफेंट्स होते थे उनको कैप्चर कर लेते थे, मतलब रस्सी वगैरह बांध लेते थे विद द हेल्प ऑफ 5 और 7 फीमेल एलिफेंट्स। ट्रेस द वेयर अबाउट ऑफ द हर्ड्स ऑफ एलिफेंट बाय फॉलोइंग द कोर्स ऑफ यूराइन एंड डंग लेफ्ट बाय एलिफेंट्स। और जो एलिफेंट्स पता है ग्रुप में घूमते हैं, हर्ड्स में घूमते हैं, तो वो उनको ट्रेस कैसे करते थे, क्योंकि उनके यूरिन और डंग जो वो छोड़ जाते थे एलिफेंट्स ग्रुप्स में, उनको फॉलो करते करते वो उनके ग्रुप को भी फॉलो करते थे। According to Greek sources, the Mauryan rulers had a standing army of 600,000 foot soldiers, 30,000 cavalry, and 9,000 elephants. Some historians consider these accounts to be excavated. तो कितने 600,000 तो फुट सोल्जर्स थे, 30,000 कैवलरी थी एंड 9,000 एलिफेंट्स थे। और कुछ हिस्टोरियंस क्या कंसीडर करते थे इन अकाउंट्स को एग्जेग्रेटेड, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और इसमें क्वेश्चन क्या है, इफ़ द ग्रीक अकाउंट्स वर ट्रू व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज डू यू थिंक द मोरियन रूलर वुड हैव रिक्वायर्ड टू मेंटेन सच अ लार्ज आर्मी। इस क्वेश्चन का आंसर पार्ट 2 में गिवन है, मतलब एक अलग से पॉइंट ही गिवन है कि रिसोर्सेज कैसे लिए मिलते थे उनको टू मेंटेन लार्ज आर्मी, और आर्मी को मेंटेन करने के लिए, और क्या बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए। तो टैक्सेस होते थे और कुछ वो क्या बोलते हैं रेड वगैरह करते थे। तो वो आप पार्ट 2 में देख लेना, अभी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही मैं। थर्ड वन इज़ द पांड्या चीफ सेंगुटवन विजिट्स द फॉरेस्ट। तो जो पांड्या के चीफ थे उनका नाम था सेंगुटवन, वो फॉरेस्ट को विज़िट करने आते हैं। तो तब का ये एक्सर्प्ट है फ्रॉम शिलापदिकरम, तमिल की भाषा है शिलापदिकरम, एक तमिल एपिक है। तो उसमें क्या गिवन है, व्हेन ही विजिटेड द फॉरेस्ट, ही मतलब पांड्या चीफ सेंगुटवन, जब वो फॉरेस्ट को विजिट करते हैं, पीपल केम डाउन द माउंटेन, वो माउंटेन से नीचे आ जाते हैं, सिंगिंग एंड डांसिंग, गाते हुए और डांस करते हुए। जस्ट एज द डिफीटेड शो रिस्पेक्ट टू द विक्टोरियस किंग, जैसे कि कोई हारा हुआ राजा है और वो मतलब मान लो किसी 2 राजाओं के बीच लड़ाई हो रही है और वो एक हार गया और दूसरा जीत गया। तो जो पहला हारा है जैसे वो जीते हुए राजा की रिस्पेक्ट करता है कि भाई वो मेरे से जीत गया, ऐसे ही लग रहा था कि कोई जीता हुआ राजा आया है। सो डिड दे ब्रिंग गिफ्ट्स, तो वो अपने साथ गिफ्ट्स लाए, लाइक आइवरी, फ्रेग्रेंट वुड, फैंस मेड ऑफ द हेयर ऑफ द डियर, मतलब डियर के बालों से बने हुए फैन, हनी, सैंडलवुड, रेड ऑकर, एंटीमनी, टर्मरिक, कार्डमोम, पेपर एक्सेट्रा। दे ब्रॉट कोकोनट्स, मैंगोज, मेडिसिनल प्लांट्स, फ्रूट्स, अनियंस, शुगर केन,
flowers, areca nut, bananas, baby tigers, lions, elephants, monkeys, bear, deer, musk deer, fox, peacock, muscat, wild cocks, peking, पैरेट्स, मतलब ये सब वो उनके लिए गिफ्ट लाते हैं। तो मतलब राजा की भाई कितनी इज्जत करते थे उस टाइम पे। वाई डिड पीपल ब्रिंग दिस गिफ्ट, अब वो पीपल उनके लिए गिफ्ट क्यों लाए थे। वट वुड द चीफ हैव यूज दीज फॉर, और चीफ इनका यूज़ कैसे करते थे गिफ्ट का। तो गिफ्ट किस लिए लाते थे, मतलब ये उनका एक तरीका होता था कि राजा को या चीफ को रिस्पेक्ट देना, वो उनके लिए जो जो भी कर रहा है। और चीफ क्या करता था उन मटेरियल का, वो अपने चीफडम में सभी के साथ शेयर करके उनको रखता था। मतलब जो भी सामान मिला यूँ नहीं कि किंग की तरह अपने पास ही रख ले, मतलब वो सभी की हेल्प करता था और शेयरिंग करता था जो भी उनको गिफ्ट्स मिलते थे। ये अभी लास्ट वीडियो इम्पोर्टेंट टर्म्स में चीफ एंड चीफडम्स का एक बॉक्स था, उसमें भी यही सेम चीज़ गिवन थी। सो यही बता रही हूँ कि सारे टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड है, सारे टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्शन निकलेगा। और जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको याद आएगा कि भाई हमने सोर्स बेस में ये पढ़ा था, चीफ एंड चीफडम्स के बॉक्स में ये पढ़ा था, वेरी शॉर्ट में कुछ और पढ़ा था। तो वो जब सब कंबाइन करके लिखोगे ना तो बहुत अच्छा आंसर बनेगा आपका। बस यही है कि हमें रट्टे नहीं मारने, हमें बस माइंड में सेट करना है, हाँ इससे रिलेटेड ये बात थी, इससे रिलेटेड ये कंसेप्ट था, ये फैक्ट्स थे, बस वो फैक्ट्स और कंसेप्ट याद रखना है। नेक्स्ट वन इज सोर्स फॉर इन प्रेज ऑफ समुद्रगुप्ता। दिस इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द प्रज्ञा प्रशस्ति। प्रज्ञा प्रशस्ति अभी आगे जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट आएंगे वीडियोस के, उसे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, अभी यहाँ एक्सप्लेन करने का कोई फ़ायदा नहीं, आपको समझ नहीं आएगा। ही वॉज विदाउट एन एंटागोनिस्ट ऑन अर्थ। अब इसमें समुद्रगुप्ता जो किंग है उनकी प्रेस के बारे में कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं और ये एक्सर्प्ट है फ्रॉम प्रज्ञा प्रशस्ति। ही वॉज विदाउट एन एंटागोनिस्ट ऑन अर्थ। एंटागोनिस्ट वो होता है मतलब क्या बोलते हैं जिसको कोई अहंकार वगैरह हो, तो मतलब एंटागोनिस्ट नहीं है, विदाउट एन एंटागोनिस्ट, वो एंटागोनिस्ट नहीं है। और वो कहाँ पे, विदाउट एन एंटागोनिस्ट ऑन अर्थ, ही बाय द ओवरफ्लोइंग ऑफ मल्टीट्यूड ऑफ हिज मैनी गुड क्वालिटीज़, मतलब उसमें ओवरफ्लो कर रही हैं बहुत सारी गुड क्वालिटीज़। अडोन्ड बाय 100 ऑफ गुड एक्शंस, और वो उभर कर कैसे आ रही हैं, बाय 100 ऑफ गुड एक्शंस। हैज़ वाइप्ड ऑफ द फेम ऑफ अदर किंग्स विद द सोल्स ऑफ फीट्स, और जो इसके गुड एक्शंस है ना वो अदर किंग्स की नेम फेम साइड में रख देती हैं। मतलब अगर एक किंग कोई और है, एक समुद्रगुप्त है, अगर वो किंग भी फेमस है बट समुद्रगुप्त की जो गुड एक्शंस है दैट वाइप्ड ऑफ द फेम ऑफ अदर किंग, उसके सामने बाकियों की अच्छाई भी कुछ नहीं है, और वो उनको वाइप्ड ऑफ करते हैं, साइड कर देते हैं विद द सोल ऑफ हिज फीट। पुरुषा द सुप्रीम बींग, पुरुषा मतलब सुप्रीम, जो सुप्रीम ह्यूमन बींग है उसको रेफर किया गया है। बीइंग द कोज ऑफ द प्रोस्पेरिटी ऑफ द गुड, वो कोज है प्रोस्पेरिटी का, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द बैड। प्रोस्पेरिटी किसकी, गुड की, और डिस्ट्रक्शन किसका, बैड का। वो जो सुप्रीम बीइंग है ना वो कोज है किसका, प्रोस्पेरिटी ऑफ गुड एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ बैड। ही इज़ इनकम्प्रीहेंसिबल। इनकम्प्रीहेंसिबल मतलब इम्पॉसिबल, मतलब उनको बीट करना इम्पॉसिबल है। He is one whose tender heart can be captured only by devotion and humility, मतलब उनका जो इतना अच्छा हर्ट है उसको कोई कैसे कैप्चर कर सकता है, बाय डिवोशन एंड ह्यूमिलिटी, सिर्फ डिवोशन एंड ह्यूमिलिटी से। ही इज़ पोजेस्ड ऑफ कंपैशन, उनमें बहुत भावना है, दया की भावना है, मतलब जो गरीब वगैरह उनके प्रति उनका बहुत लगाव है। ही इज़ द गिवर ऑफ मैनी 100,000 ऑफ काउज, उन्होंने 100 और 1000 काउज डोनेट की हैं। माइंड हैज़ रिसीव्ड सेरिमोनियल इनिशिएशन फॉर द अपलिफ्ट ऑफ मिजरेबल, और उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं फॉर द अपलिफ्ट ऑफ मिजरेबल, पुअर, फॉरलोन भी यही मतलब होता है, मिजरेबल, पुअर एंड द सफरिंग। ही इज़ रिस्प्लेंडेंट एंड एम्बॉडीड काइंडनेस टू मैनकाइंड, मतलब वो बहुत ही काइंड है मैनकाइंड के तरफ। ही इज़ इक्वल टू द गॉड्स ऑफ, और उनको किन के इक्वल माना गया है, गॉड ऑफ कुबेरा,
मतलब कुबेरा किसके गॉड थे? वेल्थ के। वरुणा किन के गॉड हैं? ओशन के। इंद्रा किसके गॉड है? रेन के। एंड यमराज मीन्स गॉड ऑफ दैट। तो उनको 4 गॉड के इक्वल माना गया है। कुबेरा द गॉड ऑफ वेल्थ, वरुणा द गॉड ऑफ ओशन, इंद्रा द गॉड ऑफ रेन एंड यामा द गॉड ऑफ डेथ। Source number 5, the Sudarshan beautiful lake in Gujarat. Find Ginnar on map 2. The Sudarshan lake was an artificial reservoir. जो सुदर्शन लेक था वो एक आर्टिफिशियल रिजर्वर था. We know about it from a rock inscription. हमें इसके बारे में पता कैसे चला? एक rock inscription है 2nd century CE का संस्कृत में, और उसमें कंपोज क्या लिखा गया है? अचीवमेंट्स ऑफ द शाका रूलर रुद्रामन. अब शाका रूलर कौन थे? जो गुजरात वगैरह वाले एरिया में लोकेट करते थे, मतलब वहाँ पे रूल करते थे. अगर मैप बेस्ड क्वेश्चन वाली वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ देख के आओ, वहाँ आपको पता चल जाएगा शाका कहाँ रूल करते थे. तो इस क्या बोलते हैं, इस इंस्क्रिप्शन में 2nd सेंचुरी CE की जो इंस्क्रिप्शन है उसमें मेंशन किया गया है संस्कृत में कि शाका रूलर थे जिनका नाम था रुद्रामन. उनके अचीवमेंट्स के बारे में क्या बोलते हैं, मेंशन किया गया है. द इंस्क्रिप्शन मेंशंस दैट द लेक, जो लेक था, कौन सा लेक? सुदर्शन लेक, विद एम्बांकमेंट्स एंड वाटर चैनल्स. उनके क्या थे? एम्बांकमेंट्स थे और वाटर चैनल्स भी थे. वॉज बिल्ट बाय अ लोकल गवर्नर. किसने बनाया, किसके द्वारा बनाया गया था? बाय अ लोकल गवर्नर ड्यूरिंग द रूल ऑफ द मौर्यास. किसके टाइम? मौर्यास, जब मौर्य रूल करते थे तब एक लोकल गवर्नर ने वो रिजर्वियर बनवाया था. However, a terrible storm broke the embankments and water gushed out of the lake. लेकिन एक टेरिबल स्टॉर्म आया जिसकी वजह से जो एम्बैंकमेंट्स हैं वो टूट गए और वाटर सारा वॉश्ड आउट हो गया. रुद्रामन हु वॉज देन रूलिंग इन द एरिया. जब वो स्टॉर्म आया तब रुद्रामन वहाँ पे रूल कर रहे थे. एंड क्लेम टू हैव गोट द लेक रिपेयर्ड यूजिंग हिज आउन रिसोर्सेज. उन्होंने क्लेम किया कि वो लेक को रिपेयर करवाएंगे यूजिंग हिज आउन रिसोर्सेज, उनके आउन रिसोर्सेज से, विदाउट इम्पोजिंग एनी टैक्स ऑन हिज सब्जेक्ट. और ना ही उसके जो वो क्या बोलते हैं रिपेयर करवा रहे हैं उसका ना ही कोई टैक्स इंक्रीज करेंगे सब्जेक्ट्स पे. सब्जेक्ट्स मतलब प्रजा. अनदर इंस्क्रिप्शन ऑन द सेम रॉक, और उसी रॉक पे एक और इंस्क्रिप्शन थी 5th सेंचुरी. मेंशन हाउ वन ऑफ द रूलर्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी गोट द लेक रिपेयर्ड वंस अगेन. उसमें एक बार ये मेंशन किया गया था कि 5th सेंचुरी CE में एक गुप्ता डायनेस्टी के रूलर थे, उन्होंने भी उनको दोबारा रिपेयर करवाया था. वाई डिड रूलर्स मेक अरेंजमेंट्स फॉर इरीगेशन. जो रूलर्स हैं वो इरीगेशन के लिए अरेंजमेंट्स क्यों कर रहे थे? अब मेरे को एक बात बताओ कि भाई अब रूलर है, उसको अपनी प्रजा का ध्यान रखना होता है, तो अगर इरीगेशन नहीं होगी तो एग्रीकल्चर कैसे होगा? अगर एग्रीकल्चर ही नहीं होगा तो उनकी प्रजा जिंदा कैसे रहेगी? खाना पीने के लिए उनको सामान कैसे मिलेगा? तो भाई एग्रीकल्चर का तो वो ध्यान रखेंगे ही ना. सो नेक्स्ट वन इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बाउंड्रीज. तो इसमें बाउंड्रीज़ की इम्पोर्टेंस बताई गई है. मनुस्मृति एक लीगल टेक्स्ट है रिटन बिटवीन 2nd सेंचुरी BC to 2nd सेंचुरी CE. The Manusmriti is one of the best known legal texts of early India, written in Sanskrit and compiled between 2nd century BC and 2nd century CE. This is what the text advised the king to do. तो ये टेक्स्ट एडवाइज करता है किंग को कि भाई ये करो तुम. So, seeing that in the world controversies constantly arise due to ignorance of boundaries. तो भाई सभी को पता है कि बाउंड्रीज़ वगैरह को लेके वर्ल्ड में कंट्रोवर्सीज़ वगैरह बढ़ती रहती हैं. तो किंग को क्या एडवाइस दी गई है? ही शुड हैव, उसको क्या करना चाहिए? कंसील्ड बाउंड्री मार्कर्स, मतलब उनको बाउंड्री मार्क करनी चाहिए कि ये तुम्हारी है, ये हमारी है. विद बरीड स्टोन्स, या तो मतलब बरीड मतलब दबा दिया जाना चाहिए. यूँ नहीं कि बिल्कुल ऊपर ऊपर ही बाउंड्री मार्क कर दी. बरीड अंडरग्राउंड बाउंड्री होनी चाहिए. और उसमें क्या बरीड कर सकते हैं? स्टोन्स, बोन्स, काउ हेयर्स, चेफ, एशीज, पोटशर्ड्स, ड्राइड काउ डंग्स, ब्रिक्स, कोल्स, पेबल्स एंड सैंड. ही शुड ऑल्सो हैव अदर सिमिलर सब्सटेंसेज, और ऐसे ही कुछ और अदर सब्सटेंसेज वो ले सकता है. दैट वुड नॉट डिके इन द सोइल, जो सोइल में डिके ना हो. बरीड एज
हिडन मार्कर एट द इंटरसेक्शन ऑफ बाउंड्रीज। और वो क्या रोल प्ले करे, हिडन मार्कर, कि भाई हिडन एक मार्क होना चाहिए जिससे उनको पता चले कि ये बाउंड्री हमारी है, ये बाउंड्री उनकी है। वुड दीज बाउंड्री मार्कर्स हैव बीन एडुकेट टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, क्या ये जो बाउंड्री मार्कर्स हैं इनकी हेल्प से वो डिस्प्यूट्स जो मतलब उनके बीच में लड़ाई है वो रिसॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी रिवर के वाटर को लेके क्या लड़ाई हो रही है किसी के बीच, तो अगर उनको बाउंड्री नहीं पता कि वो कोई बोलेगा भाई ये वो तुम्हारी जो ये रिवर है ये तुम्हारी बाउंड्री के अंदर नहीं है, ये हमारी बाउंड्री के अंदर है, तो ये हमें पानी मिलेगा इससे। कोई बोलेगा नहीं ये तुम्हारी बाउंड्री नहीं है, ये हमारी बाउंड्री है, यहाँ हमें पानी मिलेगा। लेकिन जब वो बाउंड्री पता ही चल जाएगी तो फिक्स ही हो जाएगा कि ये उनकी बाउंड्री है, ये उनकी बाउंड्री है। तो बाउंड्री के लेफ़्ट साइड वाली जिनकी है वो वाटर यूज़ करेंगे और दूसरी साइड वाले दूसरे अपना वाटर यूज़ करेंगे, तो डिस्प्यूट तो सॉर्ट आउट हो ही गया ना। तो बाउंड्रीज की हेल्प से डिस्प्यूट सॉर्ट आउट इजीली हो जाते हैं। Source number 7, Life in a Small Village. The Harsha Charita is a biography of हर्षवर्धना, the ruler of कन्नौज। एक कन्नौज के रूलर थे, उनका नाम था हर्षवर्धना, और उनके एक बायोग्राफी लिखी थी, उसका नाम है हर्षचरिता। और वो कंपोज किसने की थी, उनके कोर्ट पोइट ने, बना भट्टा। उनके कोर्ट पोइट का नाम था बना भट्टा और वो कंपोज की गई थी संस्कृत में। दिस इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द टेक्स्ट, an extremely rare representation of life in a settlement on the outskirts of the forest in the विंध्यास। तो ये वहाँ से एक्सर्प्ट लिया गया है और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉमन पीपल की लाइफ ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट इन विंध्यास। द आउटस्कर्ट बीइंग फॉर द मोस्ट पार्ट फॉरेस्ट, मैनी पार्सल्स ऑफ राइस लैंड्स। जो आउटस्कर्ट्स है वो फॉरेस्ट का पार्ट है मोस्ट ऑफ, एंड मैनी पार्सल्स ऑफ राइस लैंड्स, वहाँ पे कुछ राइस लैंड्स हैं। थ्रेशिंग ग्राउंड्स एंड एरेबल लैंड्स वर बीइंग अपोर्शन्ड बाय स्मॉल फार्मर्स, वहाँ पे स्मॉल फार्मर्स के कुछ राइस लैंड्स हैं, कुछ थ्रेशिंग ग्राउंड्स हैं और कुछ एरेबल लैंड है। इट वॉज मेनली स्पेड कल्चर, वहाँ पे मेनली स्पेड कल्चर फॉलो किया जाता था। owing to the difficulty of ploughing the sparsely scattered field covered with grass, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्टी होती थी प्लफ करना, तो वो मेनली स्पेड कल्चर फॉलो करते थे, क्योंकि जो वहाँ की ग्राउंड है वो मोस्टली ग्रास से कवर्ड है। विद देयर फ्यू क्लियर पैचेस, और कुछ ही क्लियर पैचेस हैं। देयर ब्लैक सॉइल स्टिफ एज ब्लैक आयरन, और जो उनकी ब्लैक सॉइल है वो एज स्टिफ है ब्लैक आयरन, तो वो स्पेड कल्चर करते हैं आविंग टू द डिफ़िकल्टी, क्योंकि वहाँ पे प्लफिंग में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि पहले तो वो ग्रास से कवर्ड है, देन क्लियर पैचेस कुछ ही हैं, और जो ब्लैक सॉइल है वो स्टिफ है एज ब्लैक आयरन। देयर वर पीपल मूविंग अलॉन्ग द बंडल्स ऑफ बार्क, और वहाँ पे कुछ पीपल हैं जो मूव करते रहते हैं अलॉन्ग विद बंडल्स ऑफ बार्क, काउंटलेस सैक्स ऑफ प्लक्ड फ्लावर्स, और उनके पास काउंटलेस सैक्स होते हैं, सैक्स मतलब बोरी टाइप्स, ऑफ प्लक्ड फ्लावर्स मतलब फ्लावर्स वगैरह जो प्लक करके आते हैं, एंड लोड्स ऑफ फ्लैक्स एंड हेम्प बंडल्स, और उनके पास लोड होते हैं फ्लैक्स और हेम्प बंडल्स। क्वांटिटीज़ ऑफ हनी होती है। पीकॉक्स टेल फीदर्स, पीकॉक की जो टेल के फीदर होते हैं वो। रेथ ऑफ वैक्स, लोग्स एंड ग्रास। विलेज वाइफ्स हेस्टेंट एंड रूट्स फॉर नेबरिंग विलेज, और जो विलेज की वाइफ्स होती हैं वो रूट्स लेती हैं नेबरिंग विलेज में, मतलब वो अपने विलेज से नेबरिंग विलेज में जाती हैं। ऑल इंटेंट ऑन थॉट ऑफ सेल एंड बेयरिंग ऑन देयर हेड्स बास्केट फिल्ड विद वेरियस गैदर्ड फॉरेस्ट फूड। वो इसलिए जाती है नेबरिंग विलेज में, इंटेंट ऑन थॉट ऑफ सेल, क्या सेल करने के लिए, ऑन देयर हेड्स मतलब अपने सिर पे एक बास्केट रख के जाती हैं, उसमें जो उन्होंने फ्रूट्स वगैरह गैदर किए होते हैं वो होते हैं, और उनको सेल करने के लिए जाती हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ प्रभावती गुप्ता एंड द विलेज ऑफ दनगुना। दिस इज़ व्हाट प्रभावती गुप्ता स्टेट्स इन हर इंस्क्रिप्शन। प्रभावती गुप्ता अपने इंस्क्रिप्शंस में क्या नोट करवाती हैं, प्रभावती गुप्ता कमांड्स द ग्रामा कुटुम्बिनास। ग्रामा कुटुम्बिनास किसको बोला गया है, हाउस होल्डर्स या पीजेंट्स जो विलेज में रहते हैं, तो वो कमांड करती हैं ग्रामा कुटुम्बिनास को, ब्राह्मणास को, और जो अदर लिविंग बींग्स हैं विलेज में उनको, विलेज ऑफ डनगुना के।
Be it known to you that on the 12th मतलब lunar day of the bright fortnight of Kartika, we have, in order to increase our religious merit, donated this village with the pouring out of water to the Acharya चनलास्वी क्या है चनलास्वामीन हाँ to the Acharya Chanlaswamin, you should obey all his commands. तो वो क्या बोलती है कि 12th lunar day of the bright कार्तिका डे वाले दिन वी हैव, इन ऑर्डर टू इंक्रीज़ अवर रिलीजियस मेरिट, उनको अपनी रिलीजियस मतलब भक्ति वगैरह इंक्रीज़ करने के लिए, ताकि वहाँ पे बारिश हो जाए. पोरिंग आउट ऑफ वाटर मतलब कोई ऐसी रिलीजियस एक्टिविटी, हवन वगैरह हो गया या फिर कुछ और, जो कुछ भी करवाते हैं जिसकी वजह से बारिश हो जाए. पोरिंग आउट ऑफ वाटर, शायद वहाँ पे सूखा पड़ा हो और एग्रीकल्चर में बहुत लॉस हो रहा हो, तो शायद वो कोई ऐसे हवन वगैरह या पूजन वगैरह करवाने जा रहे हों जिसकी वजह से क्या हो जाए, बारिश हो जाए. तो वो उनको ये आदेश देती है कि आचार्य चनलस्विमीन जो हैं उनकी सारी कमांड्स को मानना पड़ेगा. वी कन्फर ऑन हिम द फॉलोइंग एग्जेम्पशंस टिपिकल ऑफ एन अग्रहा. तो वो कुछ एग्जेम्पशंस देते हैं, छूट देते हैं. तो सबसे पहले क्या है, दिस विलेज इज़ नॉट टू बी एंटर्ड बाय सोल्जर्स और पुलिसमैन. सबसे पहले तो इस विलेज में कोई सोल्जर्स और पुलिसमैन नहीं आएंगे. फिर छूट किससे दे दी, ग्रास से दे दी. एनिमल हाइड्स एज सीड्स एंड चारकोल्स, एग्जेम्प्ट फ्रॉम परचेजिंग फर्मेंटिंग लिक्वर्स, मतलब छूट दे दी कि भाई तुम ये खरीद सकते हो, डिगिंग कर सकते हो. एग्जेम्प्ट फ्रॉम माइंस, खदरा ट्रीज, एग्जेम्प्ट फ्रॉम फ्लावर्स एंड मिल्क. इट इज़ डोनेटेड together with the right to hidden treasures and deposits and together with major and minor taxes. और जो भी ये together मतलब जो भी हिडन ट्रेजर्स होंगे और डिपॉजिट्स होंगे, तो वे इनको मिल के क्या बोलते हैं, बांट लेंगे आपस में. विद मेजर एंड माइनर टैक्सेस ऐसा कुछ है. ये मुझे इतना क्लियर नहीं हुआ क्योंकि कभी बोल रहे हैं एग्जेम्पशन, कभी कुछ. दिस चार्टर हैज़ बीन रिटन इन द 13th रीजनल ईयर. तो ये कब लिखा हुआ है, 30 रीजनल ईयर. इट हैज़ बीन एंग्रेव्ड बाय चक्रादास, और इसको किसने एंग्रेव्ड किया है, चक्रादास. तो एग्जेम्प्ट मतलब छूट देना होता है, इन सब चीज़ों से छूट देना ये सब, और पुलिस मैन और सोल्जर सेंटर ना होए. बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये. नेक्स्ट वन इज़ द मालाबार कोस्ट प्रेजेंट डे केरला. जो प्रेजेंट डे केरला है उसके मालाबार कोस्ट. हेयर इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम पेरीप्लस. पेरीप्लस अभी हमने पढ़ा था, दैट इज़ शिपिंग ऑफ द एरिथेरियन सी मतलब रेड सी, कंपोज्ड बाय एन एनोमियस ग्रीक सेलर. तो ये ग्रीक सेलर की कंपोजिशन है. दे फॉर एग्जाम्पल ट्रेडर फ्रॉम अब्रोड, जो ट्रेडर फ्रॉम अब्रोड से जो ट्रेडर आते हैं उनको रेफ़र किया गया है. दे सेंड लार्ज शिप्स टू दीज मार्केट टाउन्स ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेट क्वान्टिटी एंड बल्क ऑफ पेपर एंड माला बाथरूम. मतलब वो बहुत सारी लार्ज शिप्स फिल करके हमारे मार्केट टाउन्स में भेजते हैं फॉर ग्रेट क्वांटिटी. क्या क्या होता है, बल्क ऑफ पेपर, माला बाथरूम, पॉसिबली cinnamon produced in this region. they are imported here in the first place. तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट प्लेस कौन सा होता है जहाँ पे ये इम्पोर्ट करवाते हैं, मतलब ये पहला ऐसा प्लेस है जहाँ पे इम्पोर्ट होता था. अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ कॉइन का, टोपास का, एंटीमनी एक मिनरल है दैट इज़ यूज फॉर कलरिंग अ सब्सटेंस. कोरल, क्रूड ग्लास, कॉपर, टिन, लेड. देयर इज़ एक्सपोर्टेड पेपर. और फिर पेपर एक्सपोर्ट किया जाता था विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन क्वांटिटी इन ओनली वन रीजन नियर दीज मार्केट्स. और एक ही रीजन में वो प्रोड्यूस किया जाता था. बिसाइड दिस देयर आर एक्सपोर्टेड ग्रेट क्वांटिटीज़ ऑफ फाइन पर्ल्स, आइवरी, सिल्क एंड क्लोथ. और इसके बिसाइड क्या एक्सपोर्ट करते थे, पेपर तो एक्सपोर्ट करते थे, अभी इंपोर्ट करवाया कुछ तो एक्सपोर्ट भी तो करना ही पड़ेगा. तो और क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे, ग्रेट क्वान्टिटीज़ ऑफ फाइन पर्ल्स, आइवरी, सिल्क क्लॉथ, transparent stones of all kinds, diamonds and sapphires and tortoise shell. Archaeological evidence of a bead making industry using precious and semi-precious stones have been found in
कोडलमनल तमिलनाडु, मतलब तमिलनाडु में आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं बीक इंडस्ट्री के, जो प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स यूज़ करते थे. इट इज़ लाइकली दैट लोकल ट्रेडर्स ब्रॉट द स्टोन्स मेंशन इन द पेरिप्लस फ्रॉम साइट्स सच एज दीज टू द कोस्टल पोर्ट्स. और शायद ये हो सकता है जो लोकल ट्रेडर्स हैं, जो स्टोन वगैरह मेंशन किए गए हैं, वो शिपिंग करके लाते हों दूसरी साइड से, जैसे कि कोस्टल पोर्ट से. एंड नेक्स्ट, वाई डिड द ऑथर कंपाइल दिस लिस्ट. ये लिस्ट क्यों कंपाइल की, ताकि हमें पता चले कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट क्या क्या चीज़ें होती थी उस टाइम पे, बस इसलिए. नेक्स्ट वन इज़ द ऑर्डर ऑफ द किंग. किंग ने क्या क्या ऑर्डर दिए. द स्पीक किंग देवनाम पियादसी. देवनाम पियादसी दोनों अशोका को रेफर किए गए हैं, आगे हम पढ़ेंगे. इन द पास्ट देयर वर नो अरेंजमेंट्स फॉर डिस्पोजिंग अफेयर्स. अफेयर्स मतलब जो डेली अफेयर्स होते हैं, रेगुलर जो कॉमन चीज़ें होती हैं मैन की, तो उनको डिस्पोजिंग करने के लिए, मतलब सॉर्ट आउट करने के लिए कोई कुछ अरेंजमेंट नहीं थी. नॉट फॉर रिसीविंग रेगुलर रिपोर्ट्स, ना ही रेगुलर रिपोर्ट्स मिलती थी. बट आई हैव मेड, आई मतलब अशोका बोल रहे हैं, बट आई हैव मेड द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स, तो मैंने ऐसी अरेंजमेंट्स कर दी हैं. पति वेदाकास शुड रिपोर्ट टू मी अबाउट अफेयर ऑफ द पीपल. पति वेदाकास मतलब रिपोर्टर बना दी उन्होंने, वो उनको रिपोर्ट करेंगे अबाउट द अफेयर्स ऑफ द पीपल, पीपल के मैटर के बारे में उनको बताएंगे. एट ऑल टाइम्स, हर टाइम पे, एनीवेयर, कहीं भी, चाहे वो खाना खा रहे हो, वेदर आई एम ईटिंग इन द इनर अपार्टमेंट में हो, इन द बेडरूम हो, इन द काउ पेन बीइंग कैरीड पॉसिबली इन अ पेलंक्वाइन और इन अ गार्डन. मतलब वो कहीं भी हो, किसी भी टाइम पे हो, जो पति वेदाकाज है वो रिपोर्ट करेंगे अबाउट द अफेयर्स ऑफ द पीपल. एंड आई विल डिस्पोज ऑफ द अफेयर्स ऑफ द पीपल एवरीवेयर. और जहाँ भी पीपल की जो भी दिक्कतें आ रही है वो मैं उनको सॉर्ट आउट करूँगा. ये बोल रहे हैं किंग अशोका देवनामपिया एंड पियादसी. Epigraphists have translated the term Pativedakas as reporter. In what ways would the function of the Pativedakas have been different from those we generally associated with reporters today? तो इसमें उस टाइम के रिपोर्टर्स और इस टाइम के रिपोर्टर्स में डिफरेंस अपनी अकॉर्डिंग थोड़ा सोच समझ के लिख सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ द एंग्विश ऑफ द किंग. किंग का गुस्सा, किंग कम गुस्से हुए. व्हेन द किंग देवम्पिया पियादसी हैज़ बीन रूलिंग फॉर 8 ईयर्स. उन्होंने 8 ईयर्स के लिए रूल किया कलिंगा पे. कलिंगा कहाँ पे, कोस्टल उड़ीसा. जब उन्होंने उसको हराया, कलिंगा को अपने अंडर में किया, कन्क्वर किया, तो 150,000 मैन्स वर डिपोर्टेड. 150,000 मैन तो डिपोर्ट किए गए, एंड 100,000 वर किल्ड एंड मैनी मोर डाइड. आफ्टर दैट, नाउ दैट द कंट्री ऑफ कलिंगा हैज़ बीन टेकन. उसके बाद उन्होंने कलिंगा को कन्क्वायर कर लिया. देवनाम पिया, फिर वो डिवोटेड हो गए धम्मा की तरफ, टू द इंटेंस स्टडी ऑफ धम्मा. उनको धम्मा के प्रिंसिपल्स फॉलो करने लगे, टू द लव ऑफ धम्मा, धम्मा से प्यार हुआ. और फिर वो पीपल को भी धम्मा के बारे में बताने लगे. दिस इज़ रिपेंटेंस ऑफ देवम्पिया ऑन अकाउंट ऑफ हिज कन्क्वेस्ट ऑफ द कलिंगा. तो फिर उनको मतलब एक रिपीटेंस था, मतलब उनको याद आया कि भाई मैंने भी तो बहुत लोगों को मारा है कलिंगा के कन्क्वेस्ट में. फॉर दिस इज़ कंसिडर्ड वेरी पेनफुल एंड डेप्लोरेबल बाय देवम्पिया दैट. तो फिर उनको बहुत पेनफुल लगा ये कि भाई मैंने इतने सारे लोग मरवाए, एंड डेप्लोरेबल बाय देवम्पिया दैट. फिर उन्होंने ये जाहिर किया, वाइल वन इज़ कन्क्वायरिंग एंड अनकन्क्वायर्ड स्लोटर डेथ एंड डिपोर्टेशन ऑफ पीपल प्लेस देयर. मतलब फिर उन्होंने ये क्या बोलते हैं, रिज़ल्ट निकाला कि जब एक कोई कन्क्वायर कर रहा है एक अनकन्क्वायर्ड कंट्री को, तो डेथ और डिपोर्शन क्या बोलते हैं, होते ही हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल.